नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां प्राइवेट अस्पताल में एक मरीज के ऊपर फायरिंग हुई। नगर थाना क्षेत्र के काशीपुर इलाके की घटना है ये। अस्पताल के पुलिस ने एक खोखा भी बरामद किया है। अपराधियों ने मरीज पर फायरिंग की थी, लेकिन मरीज बाल बाल बच गया। और अगली बड़ी खबर रोहतास के काराकाट से है, जहां एक युवक ने अपने पिता और भाई की धारदार हथियार से हत्या कर दी। विवाद की शुरुआत गांव में पैसे की लेनदेन को लेकर हुई थी, जिसके बाद राजू पंडित ने अपने पिता भगवान पंडित और भाई राजेश पंडित को हथियार से हमला कर दिया। भाई राजेश पंडित की मौके पर ही, वहीं पिता की अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी राजू पंडित को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले आरोपी राजू पंडित छत से गिर गया था, जिसका इलाज चल रहा था और इसी को लेकर वो पैसे की मांग कर रहा था। घटना के बारे में पता जा रहा है कि ये पैसा मांग रहे थे पिताजी से दिखाने के लिए, नहीं दिया, इसलिए उनको इसके गाज से काटा। कितने लोगों की मृत्यु हुई है? 2 आदमी मृत्यु हुई है। क्या आरोपी भी गिरफ्तार है? हाँ, आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। बेगूसराय में प्रशासनिक अधिकारी की दादागिरी का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि 13 मई को ये वीडियो है, जिसमें कोरोना का टीका लेने जा रहे एक युवक को तेगड़ा के सीओ परमजीत सिरमौर ने पकड़ लिया, उससे बदसलूकी की और उसकी जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित युवक गुहार लगाता रहा, लेकिन पदाधिकारी ने उनकी एक नहीं सुनी। हैरानी की बात यह है कि शिवेंदु के ने थाने में शिकायत भी की, लेकिन अभी तक सीओ और उनके सहयोगियों पर कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित युवक मधुपुरा नौ खुद्दी का रहने वाला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे उसके शरीर पर जख्म के निशान हैं और वो अधिकारी से कैसे गिड़गिड़ा रहा है। सर वैक्सीन लेने आप मारिएगा। सर ऐसे मारिएगा आप लोग, सर ऐसे करके मारिएगा। बेगूसराय के बाद पटना के पालीगंज में भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां पटना पुलिस के एक ट्रेनी डीएसपी पर गुंडई का आरोप लगा है। आरोप है कि ट्रेनी डीएसपी राजीव कुमार सिंह ने पिता पुत्र की पिटाई की है और घसीटते हुए थाने ले गई। पुलिस ने हाजत में ही दोनों को बड़ी बेरहमी से पिटाई की। पीड़ित पालीगंज के बाबा बोरिंग रोड मोहल्ले का रहने वाला भूषण वर्मा और उनके पुत्र विकास कुमार हैं। बताया जा रहा है कि दोनों सुबह एक दुकान पर सड़क किनारे बाइक लगाकर सामान की खरीदारी कर रहे थे। इसी दौरान एक तेज गति से आ रहे स्कॉर्पियो ने बाइक को टक्कर मार दिया। स्कॉर्पियो सवार से बात कर रहे थे और ट्रेनी डीएसपी राजीव कुमार सिंह दल बल के साथ वहां पहुंचे और गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर बीच सड़क पर पिटाई करने लगे। पीड़ित परिवार ने पालीगंज डीएसपी, एसएसपी सहित सभी तमाम पदाधिकारियों के पास लिखित आवेदन देकर जांच और कार्रवाई की मांग की है। वहीं पालीगंज डीएसपी तनवीर अहमद जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिए हैं। हम लोगों ने स्कॉर्पियो वाले से बात करी कुछ देर, फिर हम लोग से बोला, फिर मारते पीटते यहाँ से मुझे ज़्यादा और मेरे फादर को भी कॉलर पकड़ कर ले गए और मारते पीटते यहाँ से तुम थाने तक ले गए। और थाने में जाने के बाद क्या हुआ, मैंने बोला कि मेरी गलती क्या है बताओ। फिर उन्होंने कुछ सुना नहीं, फिर फादर को अलग छोड़े और फिर कुछ देर बाद हम दोनों को लॉकर में बंद कर दिए। फिर मुझे निकाला, अलग रूम में ले गए, यहाँ पे कोई कैमरा नहीं, नथिंग था। और कैमरा सिर्फ उनके पुलिस स्टेशन के अंदर वाले विभाग में था, बाहर किसी में कैमरा नहीं था। और बाहर वाले मेरे रूम में ले गए, मुझे बहुत मारा, सर पे मारने की कोशिश की, मैंने हाथ रोका, फिर मेरे हाथ में चोट उठाई है, बैक में पेन है। बेगूसराय और पटना के पालीगंज की तस्वीरें वाकई हैरान करने वाली है। जिस पुलिस पर हमारी सुरक्षा का भरोसा है, जिन पर कानून को लागू कराने की जिम्मेदारी है, वही कानून तोड़ रहे हैं, वही आम लोगों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। दोनों तस्वीर वाकई चौंकाने वाली है। सर ऐसे मारिएगा आप लोग, सर ऐसे करके मारिएगा।
दोनों तस्वीरों को देखने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुलिस वाले हैं तो कुछ भी करेंगे। तो ये कुछ सवाल, क्या कानून से भी बड़े हैं पुलिस के पदाधिकारी? और ऐसे पदाधिकारी पर कब तक होगी कार्रवाई? $50,000 के इनामी विकी राय गिरोह के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें एक अपराधी जख्मी हुआ है जबकि एक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने एक राइफल, मास्केट, 2 कट्टे और 7 कारतूस बरामद किया है। एसटीएफ पटना पुलिस और बेगूसराय पुलिस ने पंचमहल, दियारा और सिमरिया में कार्रवाई की है। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के नाम पर सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर्स की निकाली गई वैकेंसी की हकीकत अब सामने आई है। जब बिहार के कई जिलों से अभ्यर्थी इंटरव्यू देने के लिए पटना पहुंचे। पटना के आयुर्वेदिक कॉलेज में आज 11 बजे से इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। अभ्यर्थियों से इंटरव्यू के लिए 2,400 रुपए मांगे भी गए थे। राज्य स्वास्थ्य समिति के अपर सचिव के नाम से फर्जी वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें चिकित्सा पदाधिकारी, डेंटिस्ट, एनेस्थीसिया से लेकर चपरासी और डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी शामिल थी। सच्चाई सामने आने के बाद छात्रों ने स्वास्थ्य विभाग से कार्रवाई की मांग की है। बिहार में वैकेंसी के नाम पे एक और बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है और ये आयुर्वेदिक कॉलेज पटना का है, जहां पे डॉक्टर की वैकेंसी निकाली गई थी बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा और बताया गया था कि आज सुबह 11 बजे से यहाँ पे इंटरव्यू होगा और लोगों को सीधी वैकेंसी जो है वो कोरोना काल में किया जाएगा। और देखिए, बिहार के कई कोनों से, कई जिलों से जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पे सुबह यहाँ पे पहुँचे हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे एक सूचना जो है वो दिखाई पड़ता है और यहाँ पे सूचना जो है वो यहाँ पे लिखा गया है कि वेबसाइट जो है वो फर्जी वेबसाइट बना करके यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई थी, जबकि यहाँ पे कोई ऐसी इंटरव्यू नहीं है और यहाँ पे उसके लिए 2400 रुपये की मांग की गई थी। लेकिन यहाँ पे पहुँचने के बाद जो अभ्यर्थी हैं वो ठगे महसूस कर रहे हैं। हम लोग का मतलब इतना मजबूरी है और बेरोजगारी है। सरकार जब कह रही है कि अनवैलिड है, फेक है, सही है, लेकिन सरकार को एक्शन लेना चाहिए। ऐसा पहली बार हुआ नहीं है, ऐसा तो हजारों बार होते रहते हैं। और स्वास्थ्य मंत्री जो है अपने बंगला में बैठ करके, अपने घर में बैठ करके, हम गोपालगंज जिला से आए हैं इतना महामारी में अपने जान को खतरे में डाल करके, और ये लोग बोले कि बहाली है, 45 बहाली बीडीएसओ के है। और आज यहाँ पे पहुँचते हैं तो क्या पता चलता है? यहाँ पे इंटरव्यू कोई है ही नहीं, फेक न्यूज है, नोटिस लगा हुआ है। तो सरकार को इसके लिए एक्शन लेना चाहिए। और क्या, काफ़ी दूर से हम लोग आए तो हम लोगों को आने में भी तो काफ़ी रिस्क था ना। देखिए, यहाँ पे तमाम जो डॉक्टर्स यहाँ पे पहुँचे हैं इंटरव्यू देने के लिए, वो ठगे हुए महसूस कर रहे हैं और यहाँ पे बड़े एक्शन लेने की बात कर रहे हैं कि आखिर ऐसे फर्जीवाड़े वैकेंसियाँ निकाली जाती है, लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, तो आखिर इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बिहार में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं और इसका असर जांच केंद्रों पर भी दिख रहा है। पटना में टेस्ट सेंटर पर पहले जैसी भीड़ दिख रही थी, अब उसमें कमी आ गई है। पहले जहां एक दिन में एक सेंटर पर 250 से अधिक लोग आते थे, वहां अब 50 का आंकड़ा भी नहीं पहुंच रहा है। इनमें भी पॉजिटिव पाए जाने वाले लोगों की संख्या है। पटना के होटल अशोका में बने टेस्टिंग सेंटर का जायजा लिया हमारे सहयोगी साकेत कुमार ने। बिहार में कोरोना के आंकड़े लगातार घट रहे हैं और उसका असर जो टेस्टिंग सेंटर है वहां पर भी दिख रहा है। अभी हम मौजूद हैं पटना के होटल अशोक में, जो टेस्टिंग सेंटर बनाया गया है वहां पर मौजूद है और यहां पर देखिए काफ़ी भीड़ कम है यहाँ पर, यानी है ही नहीं, इक्का दुक्का लोग यहाँ पर टेस्टिंग के लिए अब पहुँच रहे हैं। अमूमन जो टेस्टिंग पिछले दिनों अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती थी, लेकिन अब जो है काफ़ी कम लोग यहाँ पर टेस्टिंग के लिए हम पहुंच रहे हैं। हम एक बार बात कर लेते हैं, अब काफ़ी कम लोग आ रहे हैं। जी, अभी तो हमारे पास रिपोर्ट है 32 लोग आरटीपीसीआर के लिए और 7 लोग एंटीजन के लिए। अमूमन पहले कितने लोग आ जाएगा? पहले लोग अब तक तो 200। अब तक 200 आता है। पूरे दिन में पहले कितने लोग आते हैं? जी, पहले पूरे दिन में कितने लोग आते हैं? वही 250 के आसपास। टेस्टिंग सेंटर में यहाँ पर जैसा कि वो बता रहे हैं कि काफ़ी कम हो गया है लोगों के पहुँचने का सिलसिला। अमूमन जितनी संख्या में लोग पहले पहुंचते थे, अब उतनी संख्या में लोग नहीं पहुंच रहे हैं और ये कह सकते हैं एक अच्छी खबर है,
बिहार के लिए कि जिस तरह से कोरोना के आंकड़े घट रहे हैं उसका सीधा असर जो टेस्टिंग सेंटर है वहाँ भी दिख रहा है। और जैसा कि इन्होंने बताया भी कि लोग जांच कराने पहुँच भी जो रहे हैं उसमें काफ़ी कम संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक राहत देने वाली खबर है और लगातार ऐसी स्थिति बनी रही तो आने वाले कुछ दिनों में जो कोरोना के आंकड़े हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे। साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। 18 से 44 साल के लोगों को टीका देने के मामले में बिहार देश भर में पहले नंबर पर है। बिहार में 18 से 44 साल के 14,83,081 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। बिहार की इस उपलब्धि पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया, सरकार योजना बनाकर लोगों को टीका लगा रही है। पूरे देश में कोरोना टीकाकरण जारी है। ऐसे में 18 साल से लेकर 44 साल तक के लोगों को भी टीका दिया जा रहा है, लेकिन बिहार पहले स्थान पर आया है। सीधे बात करेंगे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से। सर, क्या लग रहा है, कितनी बड़ी उपलब्धि है? एक तरफ कहा जा रहा है कि टीका की कमी है, स्कार्सिटी है, दूसरी तरफ खबर आ रही है बिहार 18 साल से लेकर 44 साल तक के लोगों को टीकाकरण करने में पहला राज्य बना। नहीं, मैं सभी लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि हर चीज को सकारात्मकता के साथ देखना चाहिए और जो कुछ प्रयास हो रहे हैं उन प्रयासों को यदि सकारात्मक रूप से देखेंगे तो अच्छी चीजें दिखाई पड़ेंगी। जितना भी टीका देश के राज्यों को गया, बिहार को आया। बिहार ने युवाओं को टीका देने के मामला में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो बहुत साफ है कि टीका भी हमको मिला है और हमने वैक्सीनेशन भी किया। टीकाकरण तो सभी राज्य में जारी है, लेकिन बिहार कैसे अव्वल हुआ 18 से 44 साल के लोग? तो निश्चित रूप से वो रणनीति चाहेंगे, आप कैसे रणनीति बना रहे हैं? नहीं, देखिए, हमारे पास जैसे टीका आता है पहले से प्लान रहता है, साइट तय रहते हैं और हमारे पास प्रशिक्षित कर्मियों का बहुत बड़ा संख्या है। तो जैसे ही टीका आता है गाड़ियां एयरपोर्ट पे खड़ी रहती हैं और तुरंत गाड़ियों से हम टीका को प्रखंड स्तर तक पहुंचाते हैं। वहां पे हमारी टीम तैयार रहती है और जो पोर्टल पे जिन लोगों को स्लॉट अलॉटमेंट होता है वो आते हैं और उनको हम टीका देते हैं। तो ये सारी चीजों में पूर्व नियोजित और पूर्ण नियोजित ये जो योजना बनती है उसके कारण हमको सफलता मिलती है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बड़ी बात बता रहे थे अभी कि कैसे रणनीति बनाए और 18 साल से लेकर 44 साल तक के लोगों को जो टीका दिया जा रहा है उसमें बिहार अव्वल हुआ है। इन्होंने साफ कहा है कि राष्ट्रीय औसत से बिहार का जो रेशियो है हमेशा बेहतर रहे, इसको लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग प्रयासरत है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। नवादा में आज से टीकाकरण एक्सप्रेस की शुरुआत कर दी गई है। सदर प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से 2 टीकाकरण एक्सप्रेस को रवाना किया गया। पंचायतों में जाकर 45 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाया जाएगा। जिले में कुल 16 वैक्सीन एक्सप्रेस हैं। पहले चरण में नवादा और अकबरपुर में वैक्सीन दिया जाएगा। देखिए संवाददाता अनिल विशाल की रिपोर्ट। वैक्सीनेशन की किल्लत के बाद नवादा में कल वैक्सीन की खेप आ गई है। पटना खेप आने के बाद नवादा को भी कल वैक्सीन की एक खेप पहुंचा दी गई है, जिसके तहत जिले में जितने भी टीकाकरण केंद्र थे वहां पे फिर से टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। और वैक्सीन आने के बाद जिले में आज कोविड टीकाकरण एक्सप्रेस की शुरुआत की जा रही है। इस वक्त पूरे जिले में कुल 16 टीकाकरण एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है, जिसमें नवादा और अकबरपुर प्रखंड में 2 टीकाकरण एक्सप्रेस को दिया गया है। आज इसका विधिवत उद्घाटन किया जा रहा है। ये उन लोगों को दिया जाएगा जो 45 से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उन्हें टीका दिया जाएगा। यहाँ पे अधिकारी है, उनसे जानते हैं। सर बताइए क्या कुछ आज ये किया जाएगा? आज हम लोग चलन तो टीकाकरण दल को रवाना कर रहे हैं। इसमें पहले हम लोग प्रखंड में करीब सभी क्षेत्रों में 45 से ऊपर वाले को एक राउंड दे चुके हैं। इसमें वैसे लाभार्थियों को चिन्हित किया जा रहा है जो अभी तक नहीं लिए 45 से ऊपर वाले छूटे हुए हैं। वो जब हर पंचायत पर एक गाड़ी जाएगी एक दिन के लिए और उस पंचायत में को चिन्हित वहाँ पर करेगी आशा आंगनबाड़ी ये लोग, और मैक्सिमम लाभार्थी को वहाँ पर मोबिलाइज करेगी ताकि एक भी हमारा वैक्सीनेशन का जगह छूटे नहीं, हर जगह आज ये वैक्सीनेशन एक्सप्रेस कहाँ जा रही है? आज जा रही है एक गाड़ी खराट और एक गाड़ी सुनसिहारी पंचायत। कितने लोगों को ये इसमें पढ़ना है? 200 का टारगेट दिया गया है और सभी आशा को आंगनबाड़ी को एनएम संबंधित एनएम को मुखिया जी को ये लोग को सूचना दे दिया गया कि लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करें। तो जैसा कि आपने सुना, अधिकारियों का कहना है कि सरकार के नए आदेश के बाद जो टीकाकरण एक्सप्रेस का जो है नवादा में भी शुरुआत कर दिया गया है। स्थानीय स्तर पर जितने भी जनप्रतिनिधि है उनकी भी मदद ली जा रही है ताकि उद्देश्य पूरा हो सके और जो भी लोग हैं वो जो टीका नहीं लिए हैं वो टीका ले पाए। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा।
इधर सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड में लगमा गांव में 4 साल पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण कराया गया था, लेकिन बनने के बाद इस हेल्थ सेंटर में ताला लटका है। इसका फायदा लोगों को नहीं मिल पा रहा है। देखिए संवाददाता राकेश रंजन की रिपोर्ट। सीतामढ़ी जिले के स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं कही जा सकती है और यह आपको एक तस्वीर के माध्यम से हम दिखलाने की कोशिश करते हैं कि सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड में तकरीबन 3 साल पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण किया गया और आप तस्वीर देख सकते हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थिति क्या है। चकाचक भवन का यह निर्माण किया गया है और उस पर लाखों रुपए खर्च किए गए हैं। डेंट पेंट बेहतर तरीके से किया गया है। जो दीवारें हैं उस पर कई तरह के बीमारी को भगाने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए कई तरह के स्लोगन लिखे गए हैं। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली तस्वीर यह है कि इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में पिछले कई महीने से ताला लगा हुआ है और यहां पर कोई आता नहीं है। न तो यहां कोई डॉक्टर आते हैं और न ही स्वास्थ्य कर्मी आते हैं। और हैरान कर देने वाली तस्वीर यह है कि यह सीतामढ़ी जिले के जो जिला मुख्यालय डुमरा है उससे तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर दूर यह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, जहां की यह तस्वीर चौंकाने वाली है कि आखिरकार सरकार ने जब यहां पर पैसे खर्च किए हैं, डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति की गई है, स्वास्थ्य कर्मियों का डिपोटेशन किया गया है, तो फिर यहां पर आखिरकार कोई आता क्यों नहीं है। कोरोना संक्रमण का काल चल रहा है, लोगों को इलाज की जरूरत है, लोग इलाज के अभाव में मर रहे हैं और स्थिति जो आप देख सकते हैं कि ताले लगे हुए हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में, कोई यहां पर आता नहीं है। जो स्थानीय लोग हैं उनको किसी तरह की इलाज की सुविधा नहीं मिल रही है और चौंकाने वाला यह दृश्य है कि आखिरकार सरकार ने यहां पर पैसा खर्च क्यों किया। इतनी राशि खर्च करने के बाद, भवन निर्माण करने के बाद, डॉक्टर के डिपोटेशन करने के बाद भी आखिरकार गांव के लोगों को कोई सुविधा क्यों नहीं मिल रही है, यह सवाल स्वास्थ्य विभाग से करने की जरूरत है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। और चक्रवाती तूफान यास का असर पटना में दिखाई देने लगा है और मौसम का मिजाज बदल चुका है। पटना समेत राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश शुरू हो चुकी है, तो हवा की रफ्तार भी 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। हालांकि बारिश के बाद उमस से फिलहाल लोगों को राहत मिली है। कोई उपाय करो जल्दी से। चक्रवातीय तूफान यास का असर बिहार में भी शुरू हो गया है। एक साथ कई जिलों में बारिश हो रही है, तो मौसम का मिजाज भी बदलने लगा है। राजधानी पटना में देखिए आप कि किस तरह से मौसम बदल गया है और बारिश हो रही है। ये बेली रोड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और सुबह में पहले हल्की हल्की बारिश हुई, यानी बूंदा बूंदी बारिश के बाद देख सकते हैं कि शाम से पहले ही अब मध्यम बारिश हो रही है। और राजधानी पटना के अलावा बिहार के समस्तीपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, भागलपुर, बांका, बेगूसराय समेत कई जिलों में एक साथ बारिश हो रही है। आपदा प्रबंधन विभाग का कंट्रोल रूम लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, तो मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। यानी उड़ीसा में लैंडफॉल होने के बाद झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल और बिहार में देख सकते हैं कि जो चक्रवातीय तूफान यास है उसका साइड इफेक्ट यानी जो असर है वो देखने को मिल रहा है। और अगले 30 मई तक आपदा प्रबंधन विभाग ने पूरे बिहार को अलर्ट जारी किया है और ऐसे में लोगों से अपील भी की है कि अगर तेज बारिश हो तो आप घरों से बाहर नहीं निकलें, खुले में नहीं जाएं, पेड़ के नीचे नहीं रहें। जाहिर है जो असर है उसकी शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में सावधानी बरतने की सख्त जरूरत है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। चक्रवाती तूफान यास से ओडिशा में तबाही के साथ बिहार में भी असर दिख रहा है। बिहार में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 27 और 28 मई को बिहार में यास तूफान का असर दिखेगा, जो सिर्फ बारिश के तौर पर दिखेगा। यानी मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में आते आते तूफान काफी हद तक कमजोर पड़ जाएगा। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के डिप्टी डायरेक्टर ने कहा है कि 27 और 28 मई को पूरे बिहार में बारिश होगी। 27 मई की सुबह गया, औरंगाबाद और रोहतास के इलाकों में बारिश हो सकती है, जबकि शाम को गोपालगंज, मधुबनी और सीतामढ़ी जैसे जिलों में बारिश हो सकती है। वहीं 28 मई को पटना और आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना है। शुरू से ही हम लोग बता रहे हैं कि 27 और 28 तारीख को, 27 और 28 मई को बिहार के अधिकांश जिलों में हल्की सी मध्यम वर्षा होगी। सिर्फ 1-2 जिलों जो मुख्यतः जो साउथ वेस्ट के ज़िले हो सकते हैं और नॉर्थ बिहार के ज़िलों में भारी वर्षा की संभावना बन रही है 27 तारीख को। और 28 तारीख को बात करें तो सेंट्रल बिहार के 1-2 जिलों में भारी वर्षा की संभावना बन रही है।
तो कहें तो जो इम्पैक्ट है साइक्लोन का वो सिर्फ वर्षा के रूप में ही बिहार आने वाली है। मेनली जो गया के आसपास, गया औरंगाबाद रोहतास के जिलों में कल चांसेस थोड़ी सी हैं कि हैवी रेन हो सकती है, और इवनिंग के बाद में जो नॉर्थ बिहार के ज़िले हो गए जैसे गोपालगंज, मधुबनी, सीतामढ़ी, ये सब ज़िले में हो सकती है। 28 तारीख की बात करें, सिमिलरली मेनली जो सेंट्रल रीजन है बिहार के, पटना के आसपास 1-2 जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा। बोधगया में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत भगवान बुद्ध की जयंती मनाई गई। महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध के गर्भगृह में विशेष पूजा अर्चना की गई। बोधि वृक्ष के नीचे सूत पाठ किया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने कोरोना से पूरे विश्व को मुक्ति दिलाने की कामना की। पूजा में गिने चुने लोग ही शामिल हुए। वही हम लोग बोधि पेड़ के नीचे में मनाया है, पूजा पाठ किया है, भगवान को खीर चढ़ाया है, चिवर लगाया है और फल फूल वैसा प्रसाद चढ़ाया है। अच्छा, मंदिर से मुक्ति के लिए विशेष पूजा है? हाँ, वो तो किया गया है सबका मंगल के लिए, कोरोना से जल्दी मुक्त होने के लिए, शांति हो विश्व में। मंदिर में पूजा अर्चना के साथ, विशेष प्रार्थना के साथ बुद्ध जयंती की शुरुआत हुई और कोविड-19 के प्रोटोकॉल को देखते हुए सभी श्रद्धालु को रोका गया और मुख्य रूप से माँ बोधि महाविहार BTMC के जो मॉन्क्स हैं वो पूजा में शिरकत किए। और नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 का टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करे। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7 आपके साथ है। तो फिलहाल अपना बिहार में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।